एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ईंटें मन की तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता का ये हमारा चैप्टर है। इसमें मेनली हम लोग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच की जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे पहले भी हमारे कई और पार्ट आ चुके हैं। ये पार्ट के सीक्वेंस के हिसाब से हमारा 6 पार्ट है, ठीक है। ये छठा पार्ट है हमारा, ठीक है। इससे पहले भी हमारे कई और पार्ट आ चुके हैं और ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है अपने वीडियो का, मतलब हमारे चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट में देखिए। उसके बाद आपको पूरा का पूरा जितना भी अभी तक करवाया गया है इन सभी चीज़ों का आपको नोट्स भी उपलब्ध कराया गया है। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लेकिन पहले आप उसमें मत जाइएगा। पहले आप पूरे के पूरे लेक्चर को सुनिए, उसके बाद आप नोट्स को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है एक नवीन प्राचीन सभ्यता, जॉन मार्शल। अब देखो इसको 1921 में दयाराम सानी जो है वो क्या करते हैं, हड़प्पा को खोज देते हैं, ठीक है। हड़प्पा को खोजते हैं दयाराम सानी। 1922 में जो हमारे आर.डी. बनर्जी जी है, राखल दास बनर्जी जो है वो क्या करते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। दोनों क्या करते हैं, मोहरों की खोज करते हैं, ठीक है, जिससे इस नगर की खोज होती है। दोनों बस्तियां, जो दोनों नगर है या फिर हम लोग कहे बस्तियां हैं, एक ही पुरातात्विक संस्कृति के होते हैं, मतलब एक ही कल्चर के होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो रहा होगा। 1924 में जॉन मार्शल क्या करते हैं, जब इन दोनों बस्तियों की खोज हो जाती है तो जॉन मार्शल क्या करते हैं, पूरे विश्व में ये ऐलान कर देते हैं, ये घोषणा कर देते हैं कि सिंधु घाटी में एक नए सभ्यता की खोज की गई है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको लाइन याद होना चाहिए। ये 1 मार्क्स में आपका ये पूछने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ जाइएगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो आपके एस.एन. राव जो आपके राइटर है वो अपने बुक में लिखते हैं द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। ये भी आपका 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको किसने लिखा था, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया था, एस.एन. राव के द्वारा, ठीक है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये अपने बुक में लिखते हैं जॉन मार्शल ने भारत को जहाँ पाया या उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा, ठीक है। ये उनके बुक का एक लाइन है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है जो मार्शल है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि मार्शल का कार्यकाल बहुत ही व्यापक परिवर्तन का काल माना जाता है, ठीक है। ये अपने काम को बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं, ठीक है, बहुत ही बारीकी से अपने काम को किया करते हैं, ठीक है। वैसे ये अभी है नहीं, ठीक है, अपने समय पे किया करते थे, हम लोग को ऐसा बोलना चाहिए। इन्होंने भारत में, यूनान और क्रीट में काम करने के लिए जितना भी इन्होंने काम किया यूनान में और क्रीट में, उन सभी का अनुभव भारत में शेयर किया था, ठीक है। इंडिया में ये लोग ये तो ना शेयर किए थे अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंस को, जो इन्होंने यूनान और क्रीट से सीखा था, ठीक है। ये जो जॉन मार्शल जी है ये स्तर विन्यास को पूरी तरीके से अनदेखा करते हैं। अब देखो स्तर विन्यास क्या होता है, इसको अभी आपको एग्जाम्पल के साथ बताया जाएगा। उससे पहले ये समझो ये किस तरीके से अनदेखा करते हैं। इनका मानना क्या होता है, इनका मानना है कि पूरे टीले में समान परिणाम वाली क्षैतिज मीन्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इकाई के साथ उत्खनन किया जाए। अब देखो स्तर विन्यास का यहाँ पर बात चल रहा है, तो हम लोग इसको कुछ अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई भी पुराने स्थल का निर्माण हो रहा है। अब देखो पुराने स्थल का निर्माण हो रहा है और अज्यूम करो कि तुम वहां पर हो, ठीक है। वहां पर होने के बाद एक बिस्कुट खा रहे हो, बिस्कुट खाने के बाद उसका जो छिलका बच गया है ना बिस्कुट का, उसको वहां पर ही छोड़ दिए। अब बिस्कुट के छिलके को वहां पर ही छोड़ दिए तो होता क्या, पहले आपने उस बिस्कुट का निर्माण किया, ठीक है, पहले बिस्कुट का निर्माण किया, फिर उसके बाद क्या किया, उसका यूज किया, और यूज करने के बाद क्या किया, उसको फेंक दिया, यही किया ना। अब ये जो किया, अब ये करने के बाद क्या होगा, पूरा स्थल का इससे निर्माण होगा। अब ये तो बस एक लोगों के साथ होगा नहीं, एक गया तो उसके बाद दोबारा कोई आएगा, फिर वो भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस करेगा, फिर तीसरा भी आएगा, वो भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस करेगा। ऐसा प्रोसेस करते करते जलवायु में भी परिवर्तन आएगा, जलवायु में परिवर्तन आएगा तो भूमि का सतह नीचे जाएगा। ये सब चीज तो आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद क्या होता है, आवाज से मलबा का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, आवाज से मलबे, जितने भी आपने कूड़ा करकट जो भी फैलाया है उन सभी चीजों से मलबा का निर्माण होता है, ठीक है। और वो आप घर में फैला रहे हैं तो आवाज से मलबा का निर्माण होता है। फिर क्या होता है, अब जो आपने वो आवाज से मलबा का निर्माण किया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टीला, उसको हम लोग टीला कहते हैं, ठीक है। और ये जितना भी आपका मैंने यहाँ पे फिगर जो बनाया है, इसमें अगर आप जैसे कि
कुछ सामान हमें ऐसे मिले हैं, कुछ वस्तुएं हमें ऐसी मिली है जो ऊपर की ओर मिली है, तो उसको पुरातत्वविदों ने नवीनतम स्तर पे मिली वस्तुएं कही है, और जो नीचे की ओर मिली है उसको पुरातत्वविदों ने प्राचीनतम कहा है। ठीक है, तो आप इसको समझिए। तो जॉन मार्शल जी क्या करते हैं, जो उनको ऊपर से मिला, मान लेते हैं एक बिस्कुट उनको नीचे से मिला, तो आप खुद ही बताओ नीचे वाला बिस्कुट ज्यादा पुराना है कि ऊपर वाला? या फिर ऐसे समझो कि रोहन कोई है लड़का, उसकी आयु है 10 साल, और जो सोहन है उसकी आयु है 20 साल। तो आप ऐसा समझो रोहन को सोहन की जगह में आप ऐसे रख सकते हो। ठीक है, दोनों का तो अलग अलग बनेगा ना, दोनों का आपको अलग अलग पेयर बनाना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको उसको 10,000 जो 10 साल का एज ग्रुप होगा वहां पर रखना पड़ेगा, सोहन को 20 साल वाले एज ग्रुप के साथ रखना होगा। तो जो जॉन मार्शल जी है वो क्या करते हैं, सोहन और रोहन को एक ही साथ रख देते हैं। ठीक है, एक ही साथ वो रख देते हैं। सेम उसी तरीके से वो क्या करते हैं, नवीनतम जितना भी उनको वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, प्राचीनतम, ठीक है, पहले मतलब सबसे नीचे से जो प्राप्त हुआ है उसको, और नवीनतम जो नई वस्तुएं हैं उन दोनों को एक साथ रख देते हैं। तो यही चीज था ना, इस चीज का फिर उसके बाद आर.एम. व्हीलर भी अभी हम बात करेंगे। तो ये जो अध्ययन हम लोग करते हैं ना, नवीनतम का, प्राचीनतम का, तो इसको हम लोग कहते हैं स्तर क्रम विज्ञान। ठीक है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्तर क्रम विज्ञान। इसके अलावा आपको एक और चीज समझना है कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे का यूज नहीं होता था। ठीक है, लोहे का यूज आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है। जो आपका दूसरा चैप्टर है मौर्य साम्राज्य वाला चैप्टर, उसमें लोहे का आविष्कार हो गया था, लेकिन इस चैप्टर में लोहे का आविष्कार नहीं हुआ है। ठीक है, तांबा का, कांसा का, इन सब चीजों का आपने अभी तक जितना ही पढ़ा उन सब चीजों का तो यूज होता था, लोहे का इस्तेमाल इस समय नहीं होता था। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा नई तकनीकें तथा प्रश्न हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम लोग आर.एम. व्हीलर जी के बारे में पढ़ेंगे। तो होता क्या है, 1944 में आर.एम. व्हीलर जी भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल बन जाते हैं, और इसके अलावा वो होते ना सेना के पूर्व ब्रिगेडियर भी है। ठीक है, ये भी 1 मार्क्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे हमारे यहाँ पर पुरातत्वविद हुए हैं, उसमें कौन से पुरातत्वविद ऐसे थे जो ब्रिगेडियर थे। ठीक है, तो इस चीज को आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा पहले समस्याओं को पहचाना किसने, और इसको ये जो जितनी भी हमारी समस्याएं थी, ये समस्या कौन सी, ये वाली जो हमारी स्तर क्रम विज्ञान वाली जो समस्या है उसको पहचाना किसने, फिर उसका सॉल्यूशन निकाला किसने, वो निकाला आर.एम. व्हीलर जी ने। ठीक है, तो व्हीलर जी क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया सोहन की उम्र 20 साल है और रोहन की उम्र 10 साल है, तो जॉन मार्शल क्या करते थे, वो तो दोनों को एक साथ रख देते थे, मतलब 20 साल वाले को और 10 साल वाले को एक साथ रख दिए। लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे, कौन, आर.एम. व्हीलर जी ऐसा नहीं करते थे। वो क्या करते थे, दोनों को अलग अलग करेंगे। ठीक है, इस साइड वाला जो होगा 20 का एक अलग पेयर बना देंगे, और जो 10 साल वाला होगा उसका एक अलग पेयर बना देंगे। इस तरीके से उनका काम होता था। ठीक है, वो जो है ये जो समस्या चल रही थी, इस समस्या को उन्होंने पहचाना, स्तर विन्यास का जो समस्या चल रहा था, इस समस्या को आर.एम. व्हीलर जी ने पहले पहचाना। ठीक है, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकाला, और सॉल्यूशन क्या किया, व्हीलर ने एक समान 36 इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय, एक समान हॉरिजॉन्टल इकाई की बजाय वो क्या करते थे कि आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास के अनुसरण पर बल दिया। टीले के स्तर विन्यास के अनुसरण पर बल दिया मतलब कि अलग अलग पेयर में वो अपने सामानों को रखते थे। मान लेते हैं यहाँ से हमें कुछ और सामान मिला है, यहाँ से हमें कोई शीशा मिला, एक दर्पण मिला है यहाँ से। ठीक है, तो इसको वो अलग जगह में रखेंगे। जो नीचे से मिला है वो प्राचीनतम है, जो ऊपर से मिला है उसको अलग पेयर में रखेंगे। इनका ऐसा मानना था। ठीक है, इनका ये इन्होंने चेंज कर दिया था इसको। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी वाली बात है एक प्रकार से। ठीक है, जॉन मार्शल जी क्या करते थे, ऊपर और नीचे को एक साथ रख देते थे, लेकिन ये क्या करते थे, दोनों को एक साथ ना रख के अलग अलग रखते थे। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझना है, पेपर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं खोजों का वर्गीकरण, मतलब कि पुरातत्वविद अपने अवशेषों का वर्गीकरण कैसे करते थे। ठीक है, जितने भी उनको अवशेष मिले उनका वर्गीकरण 2 तरीके से किया जाता था। एक तो सिंपल, एक क्रिटिकल, मतलब कि एक सामान्य सिद्धांत होता था और एक जटिल सिद्धांत होता था। सामान्य में तो पदार्थ से संबंध में होता था वो, मतलब कि पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि और हाथी दांत से संबंध में है, ये सामान्य। ठीक है, सामान्य सिद्धांत। अगर हम लोग जटिल सिद्धांत की ओर आए तो पुरावस्तु को यूज जानने के लिए, पुरावस्तु की उपयोगिता को जानने के लिए क्या किया जाता था, जटिल सिद्धांत है ये। तो पुरावस्तु की उपयोगिता को जानने के लिए क्या किया जाता था, आज से कंपेयर किया जाता था। ठीक है, आज से कंपेयर करते हैं
कि ये जो आज चल रहा है क्या ये वाला वस्तु भी उस समय चल रहा था, ठीक है, जो अभी है। जैसे कि आज हम लोग शीशा का यूज करते हैं, आज हम लोग दर्पण का यूज करते हैं, तो उस समय भी दर्पण का यूज है, तो कंपैरिजन नहीं हो रहा, समझ रहे हो इस चीज को। इसके अलावा क्या होता था, जैसे कि आज के हिसाब से जो चक्कियां हैं वो आज भी यूज होती है, मन के मोतियां भी आज यूज होती है, परात मतलब कि बर्तन भी आज यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारे एक जटिल सिद्धांत के अंदर आता है। या फिर पुरातत्वविद अपने अवशेषों का वर्गीकरण करने के लिए, अलग करने के लिए और क्या करते थे, वो क्या करते थे, जहां से पुरावस्तु मिली है, ठीक है, जहां से मिली है उसका पता लगाते थे, उसके आधार पर उसका वर्गीकरण करते थे। जैसे कि नाले से मिल गया, घर से मिल गया, कब्र से मिला है, ठीक है, भट्टी से मिल गया, तो इन सब चीजों से वो पता लगाते थे, ठीक है, अवशेषों का वर्गीकरण करते थे। तो ये आपको समझना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है। अब हम लोग अपने सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा है धार्मिक मान्यताएं, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ होगा व्याख्या की समस्याएं, ठीक है, मतलब कि धार्मिक मान्यता के बारे में अगर हम लोग जानकारी प्राप्त करें तो पुरातत्वविद जो थे या फिर इतिहासकार जो थे वो अपरिचित वस्तु जिससे वो परिचित नहीं थे उसको वो लोग कहते थे वो एक धार्मिक मान्यता के हिसाब से वो एक धार्मिक महत्व है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें एक मातृ देवी मिली थी, ठीक है, मातृ देवी मिली थी जो आभूषण से लदी एक नारी की मूर्ति मिली थी जिसको हम लोगों ने मातृ देवी की संज्ञा दी थी, ठीक है। पुरुष की एक पत्थर की मूर्ति हमें मिली थी जिसको हम लोगों ने पुरोहित राजा की संज्ञा दी थी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, हमें संरचनाएं भी मिली है जिसका मैंने विवरण पहले भी दे दिया है, जिसमें हम लोग का विशाल स्नानागार है, अन्नागार है, वेदिकाएं हैं। इन सब चीज जितनी भी चीजें हैं इन सब चीजों को धार्मिक मान्यताओं के अंदर लाया जाता है, ठीक है। मोहर जितने भी है, मोहर जो स्टैंप होते हैं उसमें मोहर में हमें पेड़ पौधे उत्कीर्णित मिले हैं, पेड़ पौधे उत्कीर्णित मिले हैं मोहर में। और जिससे क्या पता चलता है, जिससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पा वासी थे वो प्रकृति की भी पूजा किया करते होंगे। इसके अलावा मोहर में एक आकृति मिली है जिसमें पालथीमार एक योगी की मुद्रा के रूप में बैठा दिखाया गया है, मतलब कि कोई योगी है वो पालथी मार कर बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ जानवरों से उसको घेरा गया है, उसको आदि शिव के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पत्थर का एक शंकुआकार वस्तु भी मिला है, शंकुआकार वस्तु भी मिला है। ये जो शंकुआकार वस्तु है इसे हम लोग लिंग के रूप में देख सकते हैं और इसको भी धार्मिक महत्व के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। ये चीज आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। और ये जितने भी यहाँ पर है ना, ये बहुत ज्यादा आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा आपको ये समझना है, ऋग्वेद जो है हमारा, ऋग्वेद में रुद्र देवता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद में रुद्र देवता ना ही पशुपति है, पशुपति मीन्स क्या होता है, पशुओं के स्वामी, ठीक है, और ना ही वो कोई योगी है, मतलब कि जो हमारे रुद्र देवता है ना ही कोई पशुओं के स्वामी है और ना ही कोई योगी है, ठीक है। तो पुरातत्वविद का मानना है कि जो रुद्र है, जो रुद्र देवता है वो समन है। अब आप पूछोगे समन क्या है, समन भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समन जो है वो महिलाएं और पुरुष को कहा जाता है जो जादुई शक्ति का दावा करते हैं, या फिर हम लोग पूरा कहें तो वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति का दावा करते हैं। ओके एवरीवन, तो ये वीडियो हमारा यहीं पर फिनिश होता है, इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। इसके अलावा आपको जितने भी यहाँ पर लिखवाए जा रहे हैं सीक्वेंस के हिसाब से, जितने भी पार्ट हमारे आए थे उन सभी चीज़ों का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराया गया है, तो जाकर आप अब उन सभी नोट्स को पढ़ सकते हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है, अपने से बनाया था, वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके 12th बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में, ठीक है। तो आप जाकर उसको विजिट कीजिए, नोट्स देखिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताएं कि ये वीडियो आपको किस तरीके का लगा, ठीक है। अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम लोग और वीडियोस बना सके। धन्यवाद।